हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, फिलहाल अभी एक हमारे छोटे बच्चों का एग्जाम आ गया था शमोदा विद्यालय का। तो उसकी वजह से बेटा आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट अब सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और जो हमारा और हमारी टीम का फोकस है वो सिर्फ आपके एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के एग्जाम पर है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आपकी डेली लाइव क्लासेस होने वाली हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव सेशन में। इस लाइव सेशन में बेटा हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनकी इक्वेशन क्या होती हैं, और इस टॉपिक से आपके पेपर में हर साल 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का बेटा आपका हर साल क्वेश्चन आता है। तो आज की इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपका जो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है वो पूरा 1 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलने वाला है। जैसा कि हमें पता है बेटा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से जो एक एक नंबर की हम रोज एक क्लास लेते हैं, तो इसी तरीके से हमारे एक एक नंबर जुड़ते रहेंगे और साइंस में हमारे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स है वो आएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। और आज की क्लास बेटा थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास है, तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप क्लास को देख रहे हो, तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है। चलिए, तो बिना देर ना करते हुए आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, तो देखो यहाँ पे प्यारी सी इसकी डेफिनेशन है। इन अ फिजिकल चेंज ओनली द फिजिकल स्टेट शेप एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज बट इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज रिमेन अनअफेक्टेड। फिजिकल चेंज एक्चुअल में होता क्या है, तो बेटा फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें किसी भी जो सब्सटेंस है उसका शेप, साइज और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो बस चेंज होती है। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा, जैसे कि वाटर। वाटर को बेटा हम क्या करते हैं, ओके, तो वाटर को हम क्या करते हैं बेटा, जब इसको हम फ्रीज करते हैं, फ्रीज यानी कि ठंडा करते हैं, जमाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। वाटर को हमने फ्रीज किया तो ये हमारा आइस बन गया, है ना। तो आप देखो जो वाटर होता है और जो आइस होता है, इनके सिर्फ शेप में डिफरेंट होता है। क्या होता है, वाटर से इनका आइस बन जाती है, तो वाटर लिक्विड होता है। कैसा होता है, लिक्विड यानी कि एल। और जो आइस होती है वो सॉलिड होती है। ठीक है, आपको पता होगा किसी भी मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो वाटर हमारा लिक्विड होता है, जब इसको फ्रीज करते हैं तो आइस बन जाता है। ये बेटा हमारा फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं। वाटर का भी जो फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, आइस का भी फॉर्मूला होगा वो H2 होगा। सिर्फ इसकी हमने एक स्टेट को बदला है। और बेटा जब हम आइस को गर्म करेंगे, हीट देंगे, क्या करेंगे, हीट, तो वापस से हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है ना। वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं जिनमें कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और वापस से रिवर्स हो जाता है, वापस से कैसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो इसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। है ना, फिजिकल चेंज जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नहीं बदलती, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी तो बदल जाती है, जैसे देखो अब पहले लिक्विड में था, फिर इसका शेप सॉलिड हो गया, फिर इसका शेप है वो वापस से कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। तो ये हमारा फिजिकल चेंज होता है। ओके, तो ध्यान से सुन लो बेटा, फिजिकल चेंज में क्या होता है। फिजिकल चेंज में केवल शेप बदलता है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बदलती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बदलती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी नहीं बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी से अपन ने बर्फ बनाई और बर्फ से वापस क्या बना लिया, पानी बना लिया। देखो मतलब जो फिजिकल चेंज है बेटा ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल। इसको रिवर्स, इसको वापस से रिवर्स है वो किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पानी का भाप बनना, वाटर को अपन वेपर बना देते हैं, वाटर का क्या बना देते हैं, वेपर। वाटर को बेटा हीट देंगे तो ये क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी, यानी कि भाप।
और वेपर वेपर को बेटा फ्रीज करेंगे यानी कि ठंडा करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज होता है, वाटर से वेपर का बनना, ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। तो ध्यान रखना फिजिकल चेंज में बेटा जो प्रोसेस होगी वो रिवर्सिबल होगी, ठीक है। इसमें प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होती है, यानी आप वाटर से वेपर बनाओगे और वेपर से वापस से क्या बना सकते हो, पानी बना सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा कौन सा चेंज, इसको बोलते हैं अपन फिजिकल चेंज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप भेज दो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना रखना, याद रखना है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई सब्सटेंस बन जाता है और सब्सटेंस से पुराना वाला सब्सटेंस वापस से बनाया जा सकता है। मतलब जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब प्रोसेस को वापस से अपन इजिली उसी टर्म्स में ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चेंज होता है बच्चों वो होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, देखो तो बेटा चेंज होते हैं ना वो अपने टू टाइप्स के होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया था। चेंज अपने टू टाइप्स के होंगे, पहला होता है अपना फिजिकल एंड सेकंड होता है अपना केमिकल, ठीक है। फिजिकल में क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट से वापस से अपन वही जो सब्सटेंस है वो बना सकते हैं, लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं होता है। केमिकल में क्या होता है, इन अ केमिकल चेंज द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज, यानी कि जो कंपोजिशन होगा और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अपने पास मिल्क था, ठीक है, मिल्क में अपन ने बेटा एसिड मिलाया, एसिड मिलाया तो क्या बन जाएगा, एक कर्ड बन जाएगा, कर्ड यानी कि दही। तो बेटा इस तरीके का जो चेंज होता है इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस तो बनता है लेकिन नए सब्सटेंस से अपन पुराना सब्सटेंस है वो नहीं बना सकते। फिजिकल चेंज में क्या था, अपन पानी से बर्फ तो बना रहे थे और बर्फ से अपन वापस से पानी भी बना सकते थे, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होगा। आप दूध से बेटा दही तो बना सकते हो, मिल्क से कर्ड तो बना सकते हो, लेकिन कर्ड से वापस से क्या नहीं बना सकते, जो मिल्क है वो नहीं बना सकते, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर या किसी भी चीज की बर्निंग हो, चाहे वो एलपीजी की बर्निंग हो, किसी भी चीज की बर्निंग हो, उसमें भी बेटा केमिकल चेंज होता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक पेपर को आग लगा दी तो पेपर पूरा जल गया, तो क्या पेपर के जलने के बाद उसकी जो एस रहती है ना, क्या अपन एस से वापस से पेपर बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती हैं इनको बोलते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में बेटा क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होती है। ये कैसी होती हैं, ये इरिवर्सिबल होती है, मतलब इनसे जो नया सब्सटेंस बनेगा उससे अपन वापस से पुराना वाला सब्सटेंस नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल कर्ड ईट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, है ना। कर्ड आप क्या कर सकते हो, ईट कर सकते हो। तो मिल्क से बनेगा कर्ड, तो कर्ड से वापस से अपन मिल्क नहीं बना सकते, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। बर्निंग ऑफ पेपर ये सारी भी क्या है, केमिकल चेंज है। एक और होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये पेपर में आपके आ सकता है, आया हुआ है मतलब इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका मतलब होता है लोहे में जंग लगना, रस्ट। तो अगर एक बार लोहे में जंग लग जाएगी तो उसको वापस से अपन वही लोहा नहीं बना पाएंगे। ये जो प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। सो इसमें जो चेंजेस होता है वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। और राइट, बिल्कुल कर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कर्ड का मतलब होता है दही, ठीक है, मिल्क यानी दूध, कर्ड यानी दही। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जल्दी से थम्स अप भेज दो। बहुत इजी से चेंजेस है, एक तो केमिकल एक फिजिकल, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है ना, इसलिए मैंने आपको ये दोनों को रिकॉल करा दिया। चलो नेक्स्ट चेंज। ओके,
आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो बेटा जब दो सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उस मेथड को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेटा केमिकल चेंज में होती है। जो अपन ने चेंज पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ चेंज, तो जो उसमें केमिकल चेंज था वो अपना केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इन अ केमिकल रिएक्शन वन और मोर substances interact with each other, rearrange and form न्यू सब्सटेंस। बहुत ही सिंपल है, दो लोग मिलते हैं और मिलके एक नया जो प्रोडक्ट है या जो सब्सटेंस है उसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें केमिकल चेंज भी होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में, और फिजिकल चेंज भी होता है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले पहले वाले पॉइंट को समझो। पहले वाले पॉइंट में क्या बोला गया है कि केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कोई एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो इन दो सब्सटेंस ने मिलके एक नया सब्सटेंस बना दिया जो कि क्या है, वाटर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो पहले पॉइंट में देखो यही बोला गया था, वन और मोर सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विथ ईच अदर, रीअरेंज एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो दो सब्सटेंस मिलके कोई एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ये बोला गया था हमारे पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया था, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज कैसे होता है? तो देखो हाइड्रोजन बेटा हमारी क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन भी हमारी क्या होती है, गैस होती है। लेकिन जब हमारा पानी बनता है, जब हमारा वाटर बनता है, तो ये कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो हो गया ना फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन में हो गया ना फिजिकल चेंज, बिल्कुल हो गया। हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, लेकिन जब इन दोनों ने एक दूसरे से कंबाइन किया और जो नया प्रोडक्ट बनाया वाटर, वो हमारा क्या हुआ, लिक्विड हुआ। पहला जो यहाँ पे पॉइंट क्या बोला गया था, फिजिकल, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल, तो फिजिकल तो ये हो गया। सेकंड रह गया केमिकल चेंजेस। देखो फिजिकल चेंज तो आ गया, दो सब्सटेंस थे, पानी बना दिया, फिजिकल चेंज आ गया। तो केमिकल चेंज कैसे आया, तो ध्यान से सुनना। देखो जो हाइड्रोजन होती है बेटा ये बर्न करती है, ये क्या होती है, बर्न होती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है ये हेल्प करती है, किसमें, हेल्पिंग इन बर्निंग। तो ये बर्निंग में बेटा ये हेल्प करती है ना। हाइड्रोजन बर्न होती है, ये जलती है, और ये ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है। लेकिन जब इन दोनों को अपन मिला देते हैं तो जो पानी बनता है बेटा, ये क्या करता है, ये नो बर्न, ना तो ये जलता है ना ही ये बर्न जो जलने में हेल्प करता है। मतलब इसमें देखो दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उससे जो प्रोडक्ट बना वो टोटली डिफरेंट बना। ये जलती है, ये बर्न होती है, और ये बर्न करने में हेल्प करती है। लेकिन जब पानी बना, पानी में आग लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती। ये क्या करता है, आग को बुझाता है। तो मतलब इसकी जो पूरी प्रॉपर्टीज है वो क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। जैसे अपन ने केमिकल चेंज में पढ़ा था कि दूध मीठा होता है और जो दही बनता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, चेंज हो गया। वैसे ही बेटा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में यही होता है कि जो इनकी पहले जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो रिएक्शन के बाद में पूरी तरीके से क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। फिजिकली भी चेंज होता है और केमिकली भी चेंज होता है। केमिकली कैसे चेंज हुआ, तो हाइड्रोजन बर्न होती है, ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग में, लेकिन जो वाटर होता है इसकी प्रॉपर्टी पूरी ही अलग है इन दोनों से। तो ये केमिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज कैसे हुआ, तो हाइड्रोजन हमारी गैस है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस है, लेकिन जो वाटर बना वो कैसा बना, लिक्विड बना। तो फिजिकल चेंज भी हो गया। तो याद रखना किसी भी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज भी होता है एंड केमिकल चेंज भी होता है। फिजिकल फिर से बता दीजिए। फिजिकल का बेटा यही मतलब होता है कि पानी से बर्फ को बनाओ और बर्फ से वापस से पानी को बना दो। मतलब कोई नया सब्सटेंस बनेगा और उस नए सब्सटेंस को अपन वापस से क्या बना सकते हैं, पुराना सब्सटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये अपना फिजिकल होता है। चलो, तो एक क्लियर हो गया हो, केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गई हो तो जल्दी से थम्स अप भेजो।
ओके, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, जो केमिकल रिएक्शन में बेटे बहुत सिंपल सी चीज है। द सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? तो देखो, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा था, है ना? क्या कर रहा था पार्टिसिपेट? H2 और O2, और ये बना क्या रहे थे? H2O बना रहे थे। तो बेटा इसको बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे 2H2O आएगा, ओके ठीक है। तो इनको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बस एक छोटी सी बात है, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये हमारे क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, है ना? ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो पार्टिसिपेट होने के बाद जो चीज बनती है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? देखो, केमिकल रिएक्शन, a chemical equation represent the reactants product and their physical state symbolic, इसमें ना सिंबॉलिकली, ठीक है। a balanced chemical equation is one is with the number of atoms of each element of both side। फालतू की चीजें ध्यान से सुनो। देखो, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जो सब्सटेंस होते हैं उनको अपन सिंबॉलिकली लिखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को लिखा H2, ऑक्सीजन को लिखा O2, और जो बना अपना 2H2O, इन सबको कैसे लिखा अपन ने? सिंबॉलिकली लिखा। हाइड्रोजन की स्टेट क्या है? तो इसकी स्टेट है बेटा गैस। जैसा छोटा सा यहाँ पे जी बना देंगे, ये भी अपनी गैस है इसलिए यहाँ पे भी जी बना देंगे, और ये अपना लिक्विड है यहाँ पे क्या बना देंगे? एल बना देंगे। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, पहली बात उसको अपन कैसे लिखते हैं? उनको लिखते हैं सिंबॉलिकली, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इनको कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिकली लिखते हैं। एंड इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है इसको भी लिखते हैं। तो इसकी फिजिकल स्टेट ये है कि ये गैस है, इसकी भी क्या है कि ये गैस है, और इसकी क्या है? ये लिक्विड है। तो इसको भी अपन कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिकली लिखते हैं। फिर क्या होता है? अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन इज द नंबर। इसका बेटा मतलब ये है कि देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुणा में 2, यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 4 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, है ना? अब आप इसके प्रोडक्ट में देखो, यहाँ पे भी देखो, जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 4 हैं। 2 का मल्टीप्लाई होके साथ में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो देखो बिल्कुल सेम हो गए ना, 4 और 2 यहाँ पे थे, 4 और 2 वहां पे हो गए। तो जो एटम्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? सेम होते हैं बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। संस्कार शुक्ला बोल रहे हैं एक्सीलेंस के पेपर की डेट आगे जा सकती है क्या? देखो, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ 100% चांस है कि आपके पेपर की डेट आगे बढ़ जाए, ठीक है। आपके पेपर की डेट आगे बढ़ जाए, 100% चांस है। क्योंकि 5 तारीख तक तो आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, और उसके बाद 8 तारीख को एक्सीलेंस की अभी जो फिलहाल डेट है वो है। तो चिंता मत करो, डेट आगे बढ़ जाएगी, ओके। तो एक केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं उसमें, ठीक है। अगला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं इनमें क्या होता है? तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में क्या होकर जुड़ जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक ही इक्वेशन से मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगा, नई नई इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अपने पेपर में नहीं आती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, दो दो प्रोडक्ट होंगे और आपस में जुड़ के ये कोई नया प्रोडक्ट बना देंगे, है ना। दो प्रोडक्ट होंगे और आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? नया प्रोडक्ट बना देंगे, तो इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा था तो क्या बन गया? पानी बन गया। देखो यहाँ पे सोडियम सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों आपस में बने और क्या बन गया? नमक बन गया, है ना। सोडियम और क्लोरीन मिला और क्या बन गया? नमक बन गया।
तो बेटा जिसमें दो सब्सटेंस जुड़ते हैं, देखो यहाँ पे दोनों जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो सब्सटेंस जुड़े और कोई नया प्रोडक्ट बनाए तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें होता है टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइन, टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइन, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। बस आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, आपके पेपर के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कोई नया पदार्थ है, तो जो नया सब्सटेंस है वो बनाएंगे। ठीक है, ओके। एंड ये मत समझना, देखो ये आपका सारा आपके बोर्ड में है, आपकी क्लास 8 में सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, मैं आपको सिर्फ एक्सीलेंस के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। आप लोग पहले से सारी चीजें पढ़ चुके हो, तो अगर किसी टॉपिक को मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊं तो ये मत समझना कि मैंने आपको शॉर्ट बताया है। मैंने आपको शॉर्ट इसलिए बताया है क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ हो सकता है कि उतना ही जरूरी हो। ठीक है, तो अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जब अपने वो चीज काम की नहीं है। अगला, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, in displacement reaction a more reactive element displace a less reactive element or group from its compound and its take its place। बहुत सिंपल सा है, देखो मान लो एक क्लास थी, है ना, एक क्लास थी, इसमें एक शरारती बच्चा था जिसका नाम क्या था, बी था। ये शरारती था। अब क्या हुआ, एक दिन इससे भी शरारती बच्चा आ गया, इससे भी क्या आ गया, शरारती बच्चा आ गया, है ना। कौन आ गया, ए आ गया। तो ए के आने से क्या हुआ कि जो बी को सबसे ज्यादा शरारती माना जाता था वो बी को नहीं माने जाने लगा, अब किसको माने जाने लगा, ए को माने जाने लगा। ठीक है, तो बस यही होता है, जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आ जाता है तो वो कम रिएक्टिव को क्या कर देता है, क्लास से बाहर कर देता है, बाहर निकाल देता है। बहुत इजी सा है, देखो अभी भूल जाओ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो एक क्लास थी जिसमें CuSO4 था, क्या था बेटा, CuSO4 था। एक दिन क्या हुआ, इनकी क्लास में एक बहुत ज्यादा शरारती बच्चा आ गया। Cu पहले शरारती था, Cu कैसा था, नॉइजी, अरे नॉइस बोलेंगे, शरारती को क्या बोलते हैं, चलो कुछ भी बोलते हो। तो Cu पहले अपना इसको कॉपर बोलते हैं, ठीक है, कॉपर, COPPR। तो ये कॉपर था ना, ये बहुत शरारती था, लेकिन एक दिन इनकी क्लास में आयरन आ गया। क्या आ गया, आयरन आ गया। आयरन ने कॉपर की जगह है वो ले ली, आयरन ने क्या ले ली, कॉपर की जगह ले ली। तो देखो यहाँ पे CuSO4 था, यहाँ पे क्या बचा, FeSO4 बचा, और कॉपर कैसा हो गया, अलग हो गया, है ना। वैसे समझो कि बी, जो बी था बेटा एक क्लास का मॉनिटर था, ये बहुत ज्यादा होशियार था, टीचर ने इसको मॉनिटर बना दिया। लेकिन इनके क्लास में एक नया एडमिशन हुआ, किसका हुआ, ए का हुआ, और ए जो था वो बी से भी ज्यादा होशियार था, तो इसलिए ए क्या करेगा, बी की जगह है वो ले लेगा। जब जहां बी मॉनिटर था तो अब कौन मॉनिटर हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इनकी क्लास में बेटा ये CU मॉनिटर था, फिर एक दिन Fe आ गया, इसने CU की जगह ले ली और FeSO4 बना दिया, है ना, और CU को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब डेफिनेशन पढ़ो, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो नया एलिमेंट आता है वो कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है। डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको ग्रुप से क्या कर देता है, उसकी मतलब जगह लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम्म, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ओके, अच्छा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपके पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे तो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ड्राई आइस किसे बोला जाता है, ड्राई आइस, है ना। तो ड्राई आइस होती बेटा CO2, है ना, ड्राई CO2 होती है, उसको बोला जाता है ड्राई आइस। जब CO2 गैस जम जाती है ना तो ये बर्फ के जैसी लगती है, लेकिन ये ठंडी नहीं होती है। ये दिखेगी बिल्कुल बर्फ के जैसे, लेकिन ये कैसी नहीं होगी, ठंडी नहीं होगी। CO2 को बोला जाता है ड्राई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। इससे बेटा ये पेपर में बहुत IMP है, इससे पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा
ठीक है, बस तुम समझ लो कि एक्सोथर्मिक क्या होती है और एंडोथर्मिक क्या होती है। तो द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस हीट, जिसमें हीट निकलती बेटा उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक। क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक। बस इतना आपके लिए पेपर के लिए काफी है। वह रिएक्शन कौन सी है जिसमें हीट निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक। क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक। तो याद रखना, बाय रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक हो जाएगी, और जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है वो हमारी एंडोथर्मिक हो जाएगी। बस इतना ही आपके पेपर में आता है। ठीक है, बहुत देखो, जैसे ये मीथेन, ये मीथेन की बर्निंग प्रोसेस है ना, कंबंशन ऑफ मीथेन। चलो देखो यहाँ पे मीथेन, ये मीथेन है, इसको अपन ऑक्सीजन के साथ में जला रहे हैं तो यहाँ पे क्या निकल रही है? हीट निकल रही है ना। जैसे अपन एलपीजी को भी जलाते हैं तो क्या निकलती है? हीट निकलती है, बर्निंग ऑफ एलपीजी। तो ये सारी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जितनी भी बेटा बर्निंग वाली रिएक्शन है वो सारी हमारी कौन सी होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। कोई सी भी बर्निंग वाली हो, यहाँ पे बेटा बर्निंग वर्ड आ जाएगा, उसको समझ लेना, उसको समझ लेना कि वो कौन सी है? एक्सोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक क्या होती है? तो इनमें ना बेटा जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, जो पेड़ पौधे जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वेयर प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट क्या है? हमारी हीट है ना। सनलाइट क्या है? हीट है। तो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। देखो, 6O2, 6CO2, 6H2O, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और लाइट एनर्जी यानी कि जो सन की लाइट है, वो मिलके क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है ना, ग्लू। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलती है प्लस में बेटा। यहाँ पे देखो, जो एनर्जी है ना, ये क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है ना। ये एब्जॉर्ब होके क्या बना रही है? ये एब्जॉर्ब होके ग्लूकोज बना रही है। तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बस इसको याद कर लेना, और ग्लूकोज का ही फॉर्मूला याद कर लेना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? पेपर में आपके पूछा जा चुका है काफी बार। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। बस इतना काम का है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी। फोटोसिंथेसिस अपनी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। और बर्निंग वाली जितनी भी जो रिएक्शन है, चाहे वो मीथेन का बर्निंग हो चाहे एलपीजी का बर्निंग हो, सारी अपनी एक्सोथर्मिक होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ओके, चलो बेटा जल्दी से फटाफट बता दो, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना, थोड़ा थोड़ा सा है बस, इतनी थोड़ी थोड़ी सी चीजें याद करते चलो, यही से पेपर बनेगा। ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, बहुत इजी से आएगा। बस हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इनको आप स्टार डाल के या 1 2 3 डाल के अपने छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाते जाओ, ताकि जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन करो तो आपके पास कुछ होना तो चाहिए। हो सकता है कि 10 दिन बाद आज जो मैंने पढ़ा है वो आप भूल जाओ, एक हफ्ते बाद भूल जाओ, लेकिन अगर आपके पास बेटा नोट्स होंगे ना तो बहुत बढ़िया होगा। तो नोट्स जरूर बनाते जाना, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? A reaction in which an electron is removed from an atom, molecule or ion, meaning it has a deficiency of electron, is called an oxidation reaction। तो बहुत सिंपल सा है, अगर किसी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं दूसरी ओर जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो रही, कमी हो रही है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है।
या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है ना। बहुत बढ़िया, संस्कार शुक्ला बोल रहे हैं कि मैं नोट्स बनाए हुआ हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। और ऑक्सीजन जुड़ेगा, देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। तो जब भी ये किसी के साथ में जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जहां पे भी आप ऑक्सीजन को जुड़ते हुए देखो, समझ जाना कि कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है। वैसे पेपर में पूछेगा नहीं, सिर्फ डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान में रख लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की जस्ट जो अपोजिट होती है वो रिएक्शन होती है, रिडक्शन होती है, सॉरी। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, देखो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था, लॉस हो रहा था। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ना इसमें इस वाली जो ये रिएक्शन है, इसमें ना ऑक्सीजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन जब किसी भी इक्वेशन से बाहर निकलता है, दूर जाता है, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्शन। क्या बोला जाता है, रिडक्शन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, मतलब कि ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन जा रहा है। अगर ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपके पेपर में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, देखो बस थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ लेना। द प्रोसेस ऑफ मेटल सरफेस, प्रोसेस ऑफ मेटल सरफेस कोरिजन when exposed to moist air is called corrosion। कोरिजन क्या होता है बेटा, तो जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में, जो एयर में मॉइस्चर है वो किसी मेटल के सरफेस पे आता है या पड़ता है, तो उसको कोरिजन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जब लोहे की चीज में जंग लगती है तो वो कैसे लगती है, जो हवा में बेटा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मेटल के सरफेस से टकराता है, उसके कांटेक्ट में आता है और उस पर क्या लगने लगती है, धीरे धीरे जंग लगने लगती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को कोरिजन बोला जाता है ना। मेटल सरफेस पर जब कोई मॉइस्ट एयर, यानी कि जिसमें क्या हो, मॉइस्चर हो, वो कांटेक्ट में आती है, तो इस प्रोसेस को कोरिजन बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन इंक्लूडिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरिजन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इससे कभी कभी आ जाता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द रेंसिडिटी ऑफ फूड occurs ड्यू टू द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स लीडिंग टू अ चेंज इन टेस्ट एंड ओडोर। देखो रेंसिडिटी में क्या होता है बेटा, जो फैट्स होते हैं और जो ऑयल होते हैं, फैट्स और ऑयल, तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से इनके टेस्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप चिप्स को तल के बहुत दिनों के लिए कहीं पे बंद करके रख दो, तो उनका जो टेस्ट है वो बदल जाता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है इसके कारण। तो इसी को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। आपको याद रखना है कि रेंसिडिटी के कारण क्या होता है, किसी भी चीज का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। किसी भी चीज का जो टेस्ट है वो किसके कारण चेंज होता है, तो रेंसिडिटी क्या हो जाएगा इसका, रेंसिडिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेंसिडिटी दैट इज द करेक्ट आंसर। बस एक छोटी सी चीज है, इसमें याद रखना कि रेसिडिटी के कारण क्या होता है, टेस्ट और ओडोर है वो बदल जाता है। और इसमें कोरिजन में क्या होता है, कोरिजन में जब एयर, जो मॉइस्चर वाली एयर है, वो मेटल के सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो इसको कोरिजन बोलते हैं। यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में वो लगना, क्या बोलते हैं, जंग लगना। देखो जो रस्ट
ओके, सो अब आ रही है वॉइस? ओके, हाँ आ रही होगी अब तो। एक्चुअली क्या है, हमारे पास में वायरलेस माइक्स हैं, तो वो उनकी बैटरी खत्म हो जाती है। चलो आपने सही टाइम पे बता दिया, मैं जस्ट इसको चार्ज में लगा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके बच्चों, ठीक है। चलो दो तीन फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको भी मजा आए। चलो पहला क्वेश्चन है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल इन एयर इज एग्जांपल ऑफ। जो बर्निंग होती है बेटा, वो किस तरीके का एग्जांपल होता है? फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, या थर्मोडायनेमिक चेंज होता है? जल्दी से बताओ बेटा, जो बर्निंग होती है वो किस तरीके का चेंज होती है? देखो मैंने बताया था आपको कि जहां पे बर्निंग आए आपको क्या बताना है? आंसर? नो नो नो, नो नो नो, गलत आंसर। अरे बेटा थर्मोडायनेमिक नहीं है। जहां पे भी देखो बर्निंग आए, क्या है? बर्निंग। बेटा बर्निंग अपनी केमिकल होती है। कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। देखो बेटा, यहाँ पे आओ, जल्दी से फटाफट से यहाँ पे देखो, क्या बताया था? बर्निंग ऑफ पेपर, जितनी भी बर्निंग वाली वो रहेंगी, रिएक्शन आएंगी, वो सारी कौन सी रिएक्शन होते हैं, कौन से चेंज होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। पेपर को जला दिया, क्या वो वापस से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा? केमिकल चेंज होगा। जहां पे भी बेटा ये बर्निंग वर्ड लिखे, जहां पे भी बर्निंग दिखे, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है? केमिकल चेंज की बात कर रहा है। साथ में एक्जोथर्मिक, जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है या एक्जोथर्मिक है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो बर्निंग शब्द देखो और समझ जाना, इन दोनों में से किसी की बात हो रही है। अगर केमिकल चेंज ना हो तो इसको टिक कर देना, एक्जोथर्मिक को। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इज द मेल्टिंग ऑफ आइस? मेल्टिंग ऑफ आइस में किस तरीके का चेंज है? जल्दी से करा दो क्वेश्चन बेटा, अपनी क्लास का टाइम हो गया है, सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर लो। फिर दीक्षा मैम की हिंदी की क्लास है आज। इसका क्या होगा? व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज द मेल्टिंग ऑफ आइस? जहां पे भी देखो आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट होके क्या बनेगी? वाटर बनेगी। आइस हुई हमारी मेल्ट और बन गया हमारा वाटर। तो इसमें कौन सा चेंज होगा बेटा? इसमें होगा हमारा फिजिकल। कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। बस एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना, एक क्वेश्चन और करेंगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर? जो शुगर थी, वो शुगर थी, वो किस में घुल गई? पानी में, वाटर में। तो इस एक कौन सा चेंज होगा? जल्दी बताओ। फिजिकल होगा, केमिकल होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा? पानी में शक्कर घुल गई। बेटा रिडक्शन कहाँ से हो गया? क्या पढ़ा है तुम लोगों ने आज? हैं? अरे बेटा फिजिकल होगा। पानी में शक्कर को घोल दिया, पानी को फिर वाला शक्कर फिर वापस मिल गई। 1 चम्मच शक्कर तुमने पानी में घोल दी, पानी को धूप में रख दिया, पानी पानी पूरा पूरा वेपर बन के उड़ गया, क्या बची? प्लेट में हमारी शक्कर बच गई। तो फिजिकल हो जाएगा ना। पानी में घोला, वापस से अपनी शक्कर निकाल ली वापस, फिजिकल होगा। पानी था, पानी में 2 चम्मच शक्कर डाली, शक्कर को घोल दिया, शक्कर गायब। ठीक है, वापस से अपन शक्कर को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पानी को धूप में धर दो, पानी पानी उड़ जाएगा, शक्कर अपनी रह जाएगी बर्तन में। बस इसलिए फिजिकल चेंज है। नमक, अच्छा नमक का क्या होगा? डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये किस तरीके का होगा? ये भी बेटा अपना फिजिकल होगा। पानी को नमक में घोलो और धूप में रख दो, तो पानी उड़ जाएगा, नमक मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आपकी हिंदी की क्लास का टाइम हो गया है ना। अभी कुछ इसके क्वेश्चन रह गए हैं, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और इस टॉपिक को थोड़ा एक बार रिवाइज भी कर लेंगे कल की क्लास में।
ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, क्वेश्चन करने में और ज्यादा मजा आएगा। सो बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे इसी समय लाइव क्लास में।